दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार एक्सिस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो मैंने आपके लिए डाला था कि जेएसएससी जेईई का प्रिपरेशन किस प्रकार से किया जाए, और मैंने उस वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं जेएसएससी जो प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे हुए हैं 2016 में जो जेएसएससी के द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको मैं आप इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इस वादे को निभाने के लिए मैं आपके साथ फिर से इस चैनल पर उपस्थित हूं, और हम लोग जो पहले भी एनालिसिस शुरू करेंगे वो एनालिसिस हमारा शुरू होगा पेपर 2 का। पेपर 2 जो कि सिविल इंजीनियरिंग पे बेस्ड है उस पर एनालिसिस हम लोग करेंगे, क्योंकि पेपर 1 जो है उसमें कुछ पोर्शंस मैकेनिकल का है और कुछ पोर्शन सिविल का है, तो वो हम लोग कुछ दिन बात करेंगे। पहले पेपर 2 का हम लोग एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग का क्वेश्चन था जिन्होंने पर्सनली व्हाट्सएप किए थे मुझे, मैं उनका पहले आंसर दे देना चाहता हूँ। तो आप पहले आंसर समझ लीजिए कि हमारा आंसर क्या, मतलब क्वेश्चन क्या था। कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था कि मैं झारखंड के बाहर का हूँ, तो क्या मतलब मैं एलिजिबल हूँ क्या एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए जो झारखंड सरकार की नई गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो सारे लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने 10th की परीक्षा झारखंड से पास कर रखी हो। आप झारखंड के बाहर के रहने वाले भी हैं, और अगर आपने झारखंड की परीक्षा झारखंड से पास करी है तो फिर आप एलिजिबल हैं। अगर आप झारखंड के हैं और जनरल कैटेगरी में हैं और परीक्षा यहाँ से पास नहीं करी है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि कुछ लोगों ने यह प्रश्न पूछा कि क्या कुछ मिनिमम कट ऑफ मार्क्स भी है क्या। तो बिल्कुल है, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ मार्क्स है ना। एससी एसटी के लिए अलग कट ऑफ मार्क्स है, एससी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, और जनरल के लिए अलग कट ऑफ मार्क्स है। और आप एग्जाम में तभी क्वालिफाई करते हैं जब ये मिनिमम कट ऑफ मार्क्स को आप पास करते हैं। ये था क्वेश्चंस जिसका मैंने आपको जवाब दिया। जिन लोगों को क्वेश्चंस आप इस वीडियो के माध्यम से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज हम लोग शुरू करेंगे एनालिसिस पेपर 2 का, जो 2016 जेएसएससी में पूछा गया था। इसके अलावा जब ये पूरा हमारा खत्म हो जाएगा सेशन, पेपर 2 का सेशन खत्म हो जाएगा, फिर पेपर 1 का सेशन में हम लोग आएंगे, फिर जीके जीएस का सेशन करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो 2011 में एग्जाम लिया था, 11 में जो एग्जाम झारखंड सरकार के द्वारा ली गई थी, उस समय तक जेएसएससी का गठन नहीं हुआ था। इस वजह से वह एग्जाम जो है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ली गई थी। उसके क्वेश्चंस के पैटर्न कुछ और थे। उन सारे क्वेश्चन को भी मैं इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको देते जाऊंगा। आप हमेशा इस चैनल से जुड़े रहें और आप क्वेश्चन का लाभ उठाते रहें। साथ ही साथ जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को जो जेएसएससी जेईई के प्रिपरेशन के लिए जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को क्वेश्चन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं हम लोग। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं पेपर 2 का एनालिसिस। पेपर 2 जेएसएससी जेईई जेई 2016 पेपर 2, इनका हम लोग एनालिसिस शुरू करेंगे। इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, टोटल नंबर ऑफ प्रश्न, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो था यहाँ पर उस समय ये क्वेश्चन था 180। अभी जो क्वेश्चन है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो गया है, और जो नया पैटर्न आया है एग्जाम का उस पैटर्न में ये 120 मार्क्स 120 क्वेश्चंस के हो गए हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारा नया पैटर्न है उसमें 120 क्वेश्चन का हो गया है, लेकिन पुराना जो पैटर्न था उसमें 180 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 180। अब जो हमारा पैटर्न है उसमें हमारे पास पेपर 2 में 120 क्वेश्चन ही आएंगे। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए, लेकिन हम लोग तो चूंकि लास्ट ईयर का हम लोग क्वेश्चंस का बात कर रहे हैं तो हम लोग 180 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे आपको। आप देखते हैं कि किस प्रकार से किस पेपर में क्या क्वेश्चन का लेवल था और किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। तो हम लोग इसी के साथ पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन पेपर 2 में क्या था। अब ये पहला क्वेश्चन जो है आपके अलग अलग सेट में अलग अलग हो सकते हैं। तो हमारे पास जो सेट अवेलेबल है डी टाइप का सेट है ना, उस सेट के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है ए रेनफॉल विथ एन इंटेंसिटी ऑफ 5 मिलीमीटर पर आवर इज क्लासिफाइड एज। क्वेश्चन पूछा है ए रेनफॉल विथ एन इंटेंसिटी ऑफ 5 मिलीमीटर पर आवर इज क्लासिफाइड एज। ऑप्शंस है ट्रेस, लाइट रेन, मॉडरेट रेन और हैवी रेन।
तो आप देखिए कि रेन मतलब क्या होता है, रेन का मतलब बारिश होता है, बारिश जो होती है उसको हम लोग रेन कहते हैं। इंडिया में रेन प्रिसिपिटेशन को ही हम लोग रेन कहते हैं, क्योंकि इंडिया में ओवरऑल जो है वो सारा जो है रेनफॉल ही होता है। क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल कम होता है, बाकी और भी चीज़ें कम होती हैं, इसलिए रेन को ही आप प्रिसिपिटेशन समझते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि प्रिसिपिटेशन मतलब रेनफॉल। और रेन का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग 1 मीटर स्क्वायर का एक एरिया बना लें, हम लोग सपोज ये 1 मीटर स्क्वायर का एक एरिया बना लेते हैं हम लोग, तो ये 1 बाय 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 24 आवर्स में कितने रेन हुए, इसका डेप्थ निकालेंगे हम लोग। तो दैट डेप्थ इज नॉन एज रेनफॉल डेप्थ, दैट डेप्थ इज नॉन एज रेनफॉल डेप्थ। और ये रेनफॉल डेप्थ जो है ये कितने देर में हुआ, तो ये अगर हम लोग 24 आवर्स ले लें तो 24 आवर्स में जो डेप्थ हुआ है रेन का, उस डेप्थ बाय टाइम को जब डिवाइड करेंगे हम लोग, तो दिस विल गिव यू इंटेंसिटी ऑफ रेन या इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल के अकॉर्डिंग हम लोग रेन को डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास जो है 2-3 प्रकार का रेनफॉल डिवाइड होता है, जैसे कि यहाँ पर लाइट रेन ऑप्शन में है, मॉडरेट रेन है, हैवी रेन है। तो इस रेनफॉल इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड करते हैं। लाइट रेनफॉल का मतलब क्या होता है, लाइट रेनफॉल का मतलब आपको समझना है कि जो रेनफॉल है वो लेस देन 2.5 mm पर आवर है। अगर हम लोग मॉडरेट रेन का बात करें, हम लोग मॉडरेट रेन का, तो दिस रेन विल बी मोर देन 2.5 मिलीमीटर पर आवर, सॉरी मोर देन, आप ये ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज मोर देन 2.5 मिलीमीटर पर आवर एंड लेस देन 7.5 मिलीमीटर पर आवर। फिर अगर 7.5 मिलीमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये हैवी रेन के श्रेणी में आता है। तो आपका ऑप्शन जो होगा यहाँ पर मॉडरेट रेन होगा। द ऑप्शन इज मॉडरेट रेन। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन का आंसर आप देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे है ऑप्शन सी मॉडरेट रेन। नाउ हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या था। द मैकेनिज्म ऑफ कंसोलिडेशन इन सॉइल वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टरजागी। टरजागी के द्वारा जो डेमोन्स्ट्रेट किया गया कंसोलिडेशन का, वो किस मेथड से या किस प्रोसेस से किया गया, हम लोग को वो समझना है। ऑप्शन आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं। ये 4 ऑप्शंस में ऑप्शंस क्या है मैं पढ़ देता हूँ, या आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उसको देख सकते हैं। रिंग एनालॉजी, मूविंग इंजन एनालॉजी, सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर एनालॉजी एंड पिस्टन एंड स्प्रिंग एनालॉजी। देखिए सॉइल में क्या होता है, सॉइल 3 फेज में बना हुआ सिस्टम है। सॉइल जो है वो 3 फेज में बना हुआ है। अगर हम लोग सॉइल को देखते हैं तो ये 3 फेज में है। ये आपका सॉलिड पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स है, और सॉलिड पार्टिकल्स मतलब आप सॉइल ग्रेन भी बोल सकते हैं। दिस सॉलिड पार्टिकल्स इज नॉन एज सॉइल ग्रेन। और इनके बीच जो स्पेस है, दिस स्पेस आर नॉन एज पोर्स, या फिर आप कह सकते हैं वॉइड। इस वॉइड में या तो एयर हो सकता है, या तो वाटर हो सकता है, या दोनों हो सकता है ना। अगर पूरी तरह से इसमें इस वॉइड में वाटर नहीं भरा हुआ है तब ये क्या होगा, अगर ये पूरी तरह से वाटर इस वॉइड्स में नहीं भरा हुआ है तब इस तरह के सॉइल को पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं हम लोग। और अगर पूरी तरह से वाटर इसमें फिल है तो उस टाइप के सॉइल को हम लोग फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं। और अगर इसको कंप्लीटली हीट कर दिया जाए, ड्राई कर दिया जाए, तो ये सारे वाटर यहाँ से इवोपरेट हो जाएंगे और इसमें सिर्फ एयर बचेगा, एयर और सॉलिड बचेगा, एयर एंड सॉलिड बचेगा। तो एयर और सॉलिड जब बचेगा तो दिस टाइप ऑफ सॉइल इज नॉन एज ड्राई सॉइल। लेकिन अगर आप जनरली सोचे तो हमारा जो सॉइल है वो 3 फेज में है। पहला क्या हो गया, पहला हो गया आपका पहला पार्ट जो हो गया सॉलिड ग्रेन, दूसरा हो गया वॉइड्स, वॉइड्स में एयर होंगे या फिर वाटर होंगे। जब इस पर हम लोग कोई लोड लगाते हैं, या तो आर्टिफिशियल लोड लगाते हैं या तो फिर हम लोग नेचुरल लोड के माध्यम से, अगर ये फोर्स कम होता है, फोर्स कम कैसे होगा, अगर हम लोग लोड यहाँ लगा रहे हैं तो इस पर लोड के कारण क्या होगा कि एयर जो है वो स्किप करेगा, एयर स्किप करेगा, और फिर साथ ही साथ क्या होगा कि वाटर भी स्किप कर सकता है। अगर एयर स्किप करता है, इफ एयर इज स्किप फ्रॉम सॉइल, तब उसको हम लोग बोलते हैं कंपैक्शन। और अगर जब पूरा एयर निकल जाएगा इससे, उसके बाद अगर वाटर यहाँ से स्किप करता है
तो उसको बोलते हैं हम लोग कंसोलिडेशन। और कंसोलिडेशन जब भी होता है वो नेचुरल फोर्सेस के कारण होता है, नेचुरल लोड के कारण होता है। जैसे किसी सॉइल के ऊपर आइस का पूरा एक परत जम गया, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जो कोई ग्राउंड है वो पूरा खाली था, उसके ऊपर पानी जो है 8-10 दिन तक पानी का एक लेयर तैयार हो गया 2-3 मीटर डेप्थ का। तो उस लोड की वजह से क्या होगा कि सॉइल जो है अपना वॉल्यूम को चेंज करेगा। यानी कह सकते हैं कि चेंज ऑफ वॉल्यूम बाय द एप्लीकेशन ऑफ लोड आइदर मैकेनिकली मतलब आर्टिफिशियली या फिर नेचुरली इज नॉन एज कंप्रेसिबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी हैविंग टू टाइप्स, कंसोलिडेशन एंड कंपैक्शन। स्कीपिंग ऑफ एयर फ्रॉम द सॉइल इज नॉन एज कंपैक्शन एंड स्कीपिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉइल इज नॉन एज कंसोलिडेशन। इसके अलावा भी कंसोलिडेशन दूसरे तरीके से भी हो सकता है। दूसरे तरीके से क्या हो सकता है कि ये सॉइल पार्टिकल अपने आप को रीअरेंज कर ले। तो ये 3 प्रकार से जो है कंप्रेसिबिलिटी हो सकता है। तो टरजागी ने क्या किया कि एक सिस्टम बनाया स्प्रिंग और पिस्टन का। स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग के माध्यम से पिस्टन को जोड़ा। दिस स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को सॉलिड ग्रेन की तरह हम लोग मान रहे हैं। सॉलिड ग्रेन, सॉइल का जो सॉलिड ग्रेन है यहाँ पर सॉलिड ग्रेन, उस सॉलिड ग्रेन को इन्होंने स्प्रिंग माना, और जो खाली जगह है उसको ये वॉइड मान रहे हैं। और वॉइड में इन्होंने एयर भर दिया, वाटर भर दिया, पूरी तरह से वाटर भर दिया। कंसोलिडेशन, एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों कि कंसोलिडेशन जो है हमेशा सैचुरेटेड सॉइल के लिए ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वाटर रख दिए, और ये जो पिस्टन लगाया है इन्होंने, इस पिस्टन में इन्होंने क्या क्या पोर्स बना दिए, पोर्स। तो ये पोर्स से जब पानी यहाँ से रिलीज होगा, इस तरह से पानी रिलीज हुआ लोड के अप्लाई करने से, तो क्या हुआ कि जो कंसोलिडेशन है उस तरह से हम लोग इसको एनालॉजी के फॉर्म में देख सकते हैं, सॉइल की एनालॉजी में। तो इसका जो आंसर होगा आपके लिए, वो आंसर शायद ऑप्शन डी है, पिस्टन एंड स्प्रिंग एनालॉजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन आपको मिल गया, आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब क्या है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील के लिए कांस्टेंट वैल्यू होता है। ये एक कांस्टेंट पैरामीटर है, एक वैल्यू है, और ये फिक्स होता है हमेशा। ये स्टील का होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर इज आल्सो नोन एज मेगा पास्कल। सो दिस इज 10⁵ मेगा पास्कल। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शंस मिलाए, देखिए शायद ऑप्शन ए जो है 2 के साथ जुड़ा हुआ है, 2 लाख। उसके बाद देखिए 5, बाकी कोई ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि इसका शुरुआत ही, मतलब इसका वैल्यू ही 2 से शुरू होता है, तो बाकी सारे ऑप्शन जो अलग हैं। इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। आप आंसर मिला सकते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिम्पसन रूल कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन। Simpson rule can be used only when it is ordinate, it is a common distance, it is an area of very irregular shape, or the number of division of area is even। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में कहना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन गलत था और JSSC ने इसको गलत माना था और इसको जो है एलिमिनेट कर दिया गया था एग्जाम से। तो ये इस क्वेश्चन में ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। अगर आप उसका आंसर सही आंसर जानना चाहते हैं तो सिम्पसन जो है, सिम्पसन का जो फॉर्मूला होता है एरिया कैलकुलेट करने के लिए, वो होता है जब नंबर ऑफ डिवीजन जो है, ऑर्डिनेट्स जो है वो ऑड नंबर में होंगे, तभी इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर ही गलत था और JSSC ने इसको गलत भी माना था, इसलिए इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। बट आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा था, इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। The permissible value of local bond stress for M15 cement concrete is। देखिए परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस, बॉन्ड क्या होता है, जब आप किसी रड को आप लगाते हैं कंक्रीट के बीच, मान लेते हैं कि आप इसको कंक्रीट अगर समझें और इसको अगर आप एक रड समझे, एक बार समझे, सरिया समझें, तो इसको अगर यहाँ लगा देते हैं हम लोग, तो ये कंक्रीट क्या होता है कि इसके साथ एक बॉन्ड बनाता है, और ये बॉन्ड बनाना भी जरूरी है। क्यों बॉन्ड बनाना जरूरी है, अगर बॉन्ड नहीं बनेगा तो आप देखिए क्या होता है, बीम के केस में होता है कि ट्रांसवर्स लोड इसके ऊपर लगता है, और बीम पर जब ट्रांसवर्स लोड लगता है
ये अगर बीम समझे हम लोग, इसके ऊपर एक ट्रांसवर्स लोड लग रहा है P, तो ये बीम जो है ना बेंड करता है, कुछ इस प्रकार से बेंडिंग इफेक्ट होता है। और जब बेंड करेगा तो ये बीम दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, न्यूट्रल एक्सिस, ये एक लाइन जो कि ऊपर कंप्रेशन के फॉर्म में इसको डिवाइड करता है और नीचे जो है टेंशन के फॉर्म में डिवाइड करता है। इस लोड की वजह से यहाँ टेंशन डेवलप होता है और ये टेंशन जो है वो बार में डेवलप होता है और बार जो है वहां से ऐसे खिंचाना चाहता है। तो इसको अगर आप स्लिप, मतलब उसको कह सकते हैं कि स्लिप होना चाहता है कंक्रीट से, आप चाहते हैं कि ये स्लिप ना करे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होना जरूरी है। कैसा बॉन्ड बनेगा, तो कंक्रीट को जब बार्स के ऊपर डालते हैं तो ये कंक्रीट और बार्स के बीच एक जो सीमेंट का जो प्रॉपर्टी है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, उस बाइंडिंग प्रॉपर्टी से एडिसिवनेस आता है और वो एडिसिवनेस क्या करता है, यहाँ पर इसको पकड़ता है और पकड़ के उसको स्लिप होने से बचाता है। बट दिस इज नॉट सेफ, ये सेफ नहीं है। इसके अलावा क्या होगा कि अगर आप बार में इस तरह से आप स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देते हैं, जिसको हम लोग डिफॉर्म बार कहते हैं, तो अगर डिफॉर्म बार का यूज करते हैं तो उसमें बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होता है, दैट बॉन्ड इज नॉन एज मैकेनिकल बॉन्ड। तो वो मैकेनिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आप स्लिप से बचाने के लिए यहाँ पर बॉन्ड का डेवलप होना जरूरी है। अब क्या है कि और इसका जरूरी होना क्यों है, तो आप जब कंक्रीट आरसीसी पढ़ते हैं तब उसमें हमेशा एक एजम्पशन पढ़ते हैं, शुरू में ही बीम डिजाइन में आप एजम्पशन पढ़ते हैं, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, मतलब बेंडिंग के पहले और बेंडिंग के बाद प्लेन सेक्शन हमेशा जो है वो प्लेन रहना चाहिए। इस एजम्पशन को अगर सही करना चाहते हैं तो फिर वो एजम्पशन सही तभी हो सकता है जब ये कंक्रीट जो है स्टील के साथ बॉन्ड बना ले और जो है आपका जो बार है वो स्लिप ना करे, तभी वो एजम्पशन सही हो सकता है। तो ये जो बॉन्ड है, जब यहाँ फोर्स लग रहा है, इसको स्लिप कराने के लिए फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स और ये जो इसका एरिया होगा, सरफेस एरिया, उससे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं इसको, तो आपको बॉन्ड स्ट्रेस मिलता है। ये बॉन्ड स्ट्रेस बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। उसमें मेन डिपेंड करेगा कि सरफेस एरिया कितना है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा बॉन्ड होगा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा। दूसरा इस बात पे डिपेंड करेगा कि मिक्स का ग्रेड क्या है, व्हाट इज द ग्रेड ऑफ द मिक्स का ग्रेड क्या है। अगर ग्रेड आपका बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेस भी बढ़ता जाएगा। अगर हम लोग एलएसएम में देखें तो M15 कंक्रीट के लिए जो ग्रेड होता है वो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। आप इसको IS कोड से देख सकते हैं, IS जो है 456 2000 कोड से आप देख सकते हैं कि M15 कंक्रीट का क्या है, तो ये 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। इसको आप अगर केजी में बदलना चाहेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल है कब, सिर्फ और सिर्फ तब अप्लीकेबल है जब आपका बार जो है वो बार जो है आपका टेंशन साइड में होना चाहिए। अगर बार कंप्रेशन साइड में लगा हुआ है तो ये वैल्यू फिर गलत होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो आपको हमेशा टेंशन ही एज्यूम करना है। तो अगर ये कंप्रेशन साइड में हम लोग लगाते हैं तो फिर ये वैल्यू जो है 25% से इंक्रीज कर जाता है। और अगर ये बार डिफॉर्म बार होते हैं, जो कि मैंने अभी समझाया कि डिफॉर्म बार क्या होता है, डिफॉर्म बार होते हैं तो फिर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपका 60% से इंक्रीज कर जाता है। तो दो ऑप्शन आपके पास क्या है, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर इज 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, water cement ratio generally expressed in volume of water required how many kg of cement, how many kg of cement में वाटर सीमेंट रेशियो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो जो है ये कंक्रीट के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा वाटर कंक्रीट में मिक्स कर देते हैं तो कंक्रीट क्या होता है, लीन हो जाता है, कंक्रीट पतला हो जाता है, कंक्रीट वीक हो जाता है, स्ट्रेंथ उसका घट जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए एक सीमेंट रेशियो जो है, अब्राहम नाम का एक आदमी था, उन्होंने वाटर सीमेंट रेशियो को डिफाइन किया है कि वाटर सीमेंट रेशियो जो है इसी रेंज में लाई करेगा ताकि हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो आपका मेंटेन रहे। वाटर सीमेंट रेशियो को अगर हम लोग ये करना चाहें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट, दिस इज द वाटर सीमेंट रेशियो, दिस इज द वाटर सीमेंट रेशियो। और ये वाटर सीमेंट रेशियो जो है, अगर आप वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाते हैं तो क्या होगा, कंक्रीट का स्ट्रेंथ घटेगा। अगर वाटर सीमेंट रेशियो घटता है तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा।
तो जनरली 0.4 से 0.6 के बीच हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो का यूज करते हैं, और वेट जो सीमेंट का लेते हैं हम लोग 1 बैग के लिए लेते हैं, और 1 बैग सीमेंट का जो वेट होता है दैट इज द 50 kg। सो द आंसर इज 50 kg, ऑप्शन डी। While doing analysis of rate, the number of bricks into account per cubic meter is। 1 क्यूबिक मीटर में हम लोग कितने ब्रिक्स लगाते हैं? अगर हम लोग एस्टिमेटिंग करते हैं, एस्टिमेटिंग एनालिसिस करें तो 1 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक्स लगेगा? तो आप पहले ये समझिए, ब्रिक का 2 साइज होता है, एक होता है स्टैंडर्ड साइज। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक इज व्हाट? 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। और जब इसमें मोटार लग जाएगा, मोटार जब आप लगाते हैं तो मोटार जो होता है जनरली इसका थिकनेस होता है 10 mm, या कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर। तो जब मोटार के साथ हम लोग ब्रिक का साइज का बात करते हैं, दैट साइज इज नॉन एज मॉड्यूलर साइज। तो मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अब इसका ये वॉल्यूम भी हो गया। अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे ब्रिक्स का तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 20/100 इंटू 10/100 इंटू 10/100 मीटर क्यूब। हमने सबको मीटर में बदल दिया है, और 1 मीटर क्यूब में पूछ रहा है नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो एक ब्रिक्स का वॉल्यूम ये है, तो 1 मीटर क्यूब में क्या होगा? तो आप इस वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए इसको, 20/100 इंटू 10/100 इंटू 10/100। सो दिस इज द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 10 कैंसिल हो गया, दिस इज 5 आंसर, दिस आंसर इज 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स। सो योर करेक्ट आंसर इज 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एकॉस्टिक रूफ इज रिलेटेड विथ। एकॉस्टिक रूफ जो है वो किससे रिलेटेड है? तो एकॉस्टिक का मतलब होता है साउंड, और ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट। तो कहने का मतलब क्या है, एकॉस्टिक जब बोला है तो ये साउंड है। इस वर्ड का ही मतलब दूसरा मतलब जो है सिनोनिम्स अगर हम लोग देखें, उसके समान अर्थ वाले वर्ड सोचे तो वो उसका मतलब होता है साउंड। तो ये जो एकॉस्टिक रूफ है वो रिलेटेड विथ साउंड है। आपका आंसर यहीं पर है, क्वेश्चन में ही आपका आंसर मिला हुआ है, आप देख सकते हैं। सो द आंसर इज सी। टर्बिडिटी इन वाटर इज द। देखिए टर्बिडिटी क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं हम लोग। जब वाटर में हम लोग, टर्बिडिटी आता किस वजह से? देखिए वाटर में 3 पैरामीटर होते हैं क्वालिटी के। एक होता है फिजिकल पैरामीटर। फिजिकल पैरामीटर मतलब जिसको फिजिकली आप समझ सकते हैं। फिजिकली समझने का मतलब जिसको सूंघ के पता किया जा सकता है, इसको छू के पता किया जा सकता है, इसको देख के पता किया जा सकता है ना। तो इन सब सारे चीजों से जो पैरामीटर या जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप पता करते हैं दैट आर नॉन एज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल पैरामीटर। जैसे हम लोग बोलते हैं किसी का फिजिक्स कितना अच्छा है तो आप देख के अंदाज लगाते हैं, उसी प्रकार से जो देखने पर या सूंघने पर या पीने पर या चाटने पर कह सकते हैं, जो चीज आपको पता चलता है दैट आर नॉन एज फिजिकल पैरामीटर। और केमिकल पैरामीटर वो होता है जो आपको नजर नहीं आता लेकिन वो घटता रहता है, होता रहता है, दैट इज द केमिकल पैरामीटर। और बायोलॉजिकल पैरामीटर मतलब वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सब सारे कारणों से जो चीजें हो सकती है दैट इज द बायोलॉजिकल पैरामीटर। सो वाटर क्वालिटी जो है डिफाइंड होगा 3 पैरामीटर में, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर। अब देखिए क्या है, 2 तरह का सॉलिड वाटर में मिलता है। पहला सॉलिड जो है दैट सॉलिड इज नॉन एज सस्पेंडेड सॉलिड और डिजॉल्व सॉलिड, जो पानी में सस्पेंड करेगा। सस्पेंड करने का मतलब इसको पानी को अगर छोड़ दें तो वो अपने से बैठ जाता हो, तो सस्पेंडेड सॉलिड। और दूसरा हो गया डिजॉल्व सॉलिड। तो सस्पेंडेड सॉलिड के वजह से आपका फिजिकल पैरामीटर डिफाइंड होता है और डिजॉल्व सॉलिड की वजह से केमिकल पैरामीटर डिफाइंड होता है। तो अब यहाँ देखिए टर्बिडिटी जो है वो सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से आता है। टर्बिडिटी जो है वो सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से आता है। सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से टर्बिडिटी आता है। तो कहने का मतलब टर्बिडिटी तो सबसे पहला क्या होगा कि सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से आया। सस्पेंडेड सॉलिड फिजिकल पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि आपके पास ऑप्शन क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर एंड रेडिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। तो ऑप्शन तो आपको यहाँ से आंसर मिल गया फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। लेकिन टर्बिडिटी होता क्या है? टर्बिडिटी का मतलब है कि जो वाटर
जब वाटर में हम लोग लाइट को पास कराते हैं तो वो कितना अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है या स्कैटर कर सकता है, इसी को हम लोग टर्बिडिटी कहते हैं। इससे हम लोग मतलब टर्बिडिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मेथड है कि हम लोग लाइट पास कराएंगे और लाइट कितना अमाउंट में लाइट को स्कैटर करता है और वाटर कितना अमाउंट में लाइट को स्कैटर करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है, उससे टर्बिडिटी होगा। टर्बिडिटी का यूनिट होता है पीपीएम, एनटीयू, बीटीयू, जेटीयू, एफटीयू, बहुत सारे यूनिट्स हैं इनके, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल जो है जो यूनिट का यूज करता है वो एनटीयू, नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। लेकिन अगर एक एनटीयू को डिफाइन करना हो तो किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, सिलिका को फाइनली क्रस्ट करते हैं और सिलिका को फाइनली क्रस्ट करके 1 लीटर डिस्टिल वाटर में हम लोग 1 मिलीग्राम सिलिका को मिक्स करते हैं। 1 मिलीग्राम सिलिका 1 लीटर वाटर में जो टर्बिडिटी प्रोवाइड करेगा दैट इज नोन एज 1 एनटीयू टर्बिडिटी। तो इस प्रकार से आप टर्बिडिटी के कंसेप्ट को समझ गए। इसका आंसर आपको समझ में आ रहा होगा कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। तो दोस्तों आज हम लोग 9 ही क्वेश्चन पर रहेंगे, फिर आगे आपको ऐसे ही कर करके और क्वेश्चंस में दूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहें, लगातार बने रहें। और जिनको भी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस करना हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, आप हमें नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पे जरूर व्हाट्सअप करें। जल्दी ही हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज शुरू होगा। थोड़ा सा समय लगा है लेकिन जल्दी ही शुरू हो जाएगा। और लाइव क्लासेस के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। कल आप मतलब हर दिन 8 बजे शाम में आप लाइव क्लासेस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए लिंक आपको अगर चाहिए या डेमो क्लास के लिए लिंक चाहिए तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको जो है लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, शुभ रात्रि। ओके।